डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लास्ट और जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो पढ़ेंगे और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उसमें जैसे जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, सीड फॉर्मेशन होता है और फ्रूट फॉर्मेशन, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और साथ में लास्ट में कुछ दो टॉपिक रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि रहेगा एक पॉलीम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो दो टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से। तो सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सो डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो बारी फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यहाँ पे जैसे दो मेल गैमेट हमने देखे थे, पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट आते हैं और उनमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो एग के साथ फ्यूज करेगा और जबकि जो दूसरा है वो पोलर बॉडीज के साथ फ्यूज करेगा। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें इवेंट्स होते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड में एंटर करने के बाद कौन, जो पोलन ट्यूब है वो दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, उनमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और उसे जाइगोट बन जाएगा। जबकि जो ट्रिपल फ्यूजन है उसको वो क्या होता है, अदर जो मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि सेंट्रल लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थे जब हमने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। तो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही उनसे सेकेंडरी पोलर बॉडीज बन जाती हैं। और सेकेंडरी पोलर बॉडीज दो दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बनी है, तो वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और एक जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलकर एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन की वजह से। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला फ्यूजन होता है, जो फर्स्ट फ्यूजन है वो मेल गैमेट और एग के बीच में जाइगोट बनेगा। दूसरा फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई है, दो पोलर न्यूक्लियाई वो मिलकर एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूजन। और जो ट्रिपल फ्यूजन है वो कब होता है, जब सेकेंडरी जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेकंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। विच बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो बाद में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है और जो कि बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग जाइगोट को क्या करता है, खाना पानी देता है। तो वही जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जबकि जो जाइगोट वहां पे बना था फर्टिलाइजेशन में वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाता है। तो हम एक मूविंग पिक से देखेंगे, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक की। तो जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे आती है, ये पोलन ट्यूब है जो एक धागा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें से एक मेल गैमेट आके एग के पास चला जाएगा, वहाँ पे जाइगोट स्ट्रक्चर बनाएगा। जबकि जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज करता है, जिससे वो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये सिनर्जिड्स हैं। तो सबसे पहले सिनर्जिड्स में जो डिप्लॉयड जो वेजिटेटिव सेल है वो आएगी सिनर्जिड्स को, वहां पे क्या किया जाएगा, एक साइड से हटाया जाएगा। फिर एक मेल गैमेट एग सेल में एंटर करेगा और जो एक एग सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई है उनके पास जाके क्या करता है, फ्यूजन करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है। ये एंजियोस्पर्म्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही ये प्रोसेस पाई जाती है। उसके बाद अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जो लास्ट पेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और उसमें देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है और क्या क्या इवेंट्स बनेंगे। इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओवल्स इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स। तो ये इवेंट्स होते हैं मेन मेन। क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बना है और जो एंडोस्पर्म का बनना और जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी जाइगोट से, और जो ओव्यूल है ओव्यूल सीड बनाएंगे और जो ओवेरी है वो मैच्योर होकर फ्रूट बनाएगी। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स किस में आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं इन द प्लांट्स, खासकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप्ड प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद ही जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है जो पीईएन से बनी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, तो वो डिवाइड होती रहती है लगातार
और जिससे कि वो एक अलग अलग जो सेल्स हैं वो मिल के क्या बनाएंगे, एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। ट्रिप्लोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेल के पास। filled with reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo। तो इसके पास फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, जो कि जब जो इम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो विकसित कर रहा होता है तो उसके पोषण में मदद करते हैं, उसको खाना पानी देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसमें क्या क्या फेज होती हैं। जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे, और जिससे कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज बनती है, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हैं, सिनसिटिज्म कंडीशन होती है। जो शुरुआत में तो सारे न्यूक्लियस बनेंगे, कोई सेल वाल नहीं बनेगी। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन अकर टू मेक इट सेलुलर, और बाद में एक बार तो सारे न्यूक्लियस बनेंगे इसके अंदर, उसके बाद प्रत्येक जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग हो जाता है और उनके बीच में जो सेल वाल है वो फॉर्मेशन होती है। कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कोकोनट वाटर हम पीते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, हजारों की संख्या में न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर केंद्रक होते हैं। एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल्स इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो बाहर की तरफ एक व्हाइट पदार्थ होता है जो भी वाटर को कवर करता है, जिसको कोकोनट की मलाई बोलते हैं, इज सेलुलर एंडोस्पर्म, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म होती हैं। मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब सेल वाल बन जाती हैं तो उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। आइदर में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग इम्ब्रियो, हो सकता है इम्ब्रियो इनको पूरा का पूरा कंज्यूम कर दे, पूरे एंडोस्पर्म को, जिसकी वजह से सीड मैचुरेशन में इम्ब्रियो है, वो जो एंडोस्पर्म है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे सी होता है, ग्राउंड नट होता है, बीन्स होता है, ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और जबकि कुछ सीड के अंदर, जैसे जो कैस्टर है, कोकोनट है, उसके अंदर ये मैच्योर सीड में भी पाया जाता है एंडोस्पर्म। वैसे तो इसको इम्ब्रियोजेनेसिस के लिए बनाया गया होता है, लेकिन कई बार ये बच जाता है सीड मैचुरेशन के बाद भी, तो उनको एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जैसे कि जो कोकोनट है और कैस्टर है। एंड बी यूज्ड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, और इसको जो कहाँ भी यूज किया जाएगा, जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहाँ पे सीड को जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इसी एंडोस्पर्म से वो यूज किया जाएगा। परसिस्ट का मतलब होता है पाया जाना, मतलब जो लंबे टाइम तक टिके रहना। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, शुरुआत में तो डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाएगा, ट्रिप्लोइड सेल, और ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा, और न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या होएगा, वहाँ पे जो सेल वाल है उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। तो जब सारे के सारे क्या थे, हमारे न्यूक्लियस थे, तो उनको हम प्री न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, और जब सेल वाल बननी शुरू हो जाती हैं तो उनको सेलुलर एंडोस्पर्म नाम दे दिया जाता है। और इसी बेस पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बेस पे किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, उसको हम एंडोस्पर्म को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर, जिसके अंदर केवल न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें न्यूक्लियस बनने के बाद ही सेल वाल बनती रहती हैं, इसलिए सेलुलर एंडोस्पर्म बोला जाता है, बहुत सारी सेल पाई जाएंगी। हेलोबियल में क्या है, जो कोकोनट का हमने एग्जाम्पल देखा था, जिसके अंदर प्री न्यूक्लियर स्टेज भी मिलेगी और साथ में सेलुलर स्टेज भी देखने को मिलती है, दोनों स्टेज देखने को मिलती है, इसलिए इसको हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, और एंडोस्पर्म क्या है कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो क्वेश्चन न्यूट्रिटिव टिश्यू के नाम से पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना होता है। उसके बाद इसके टाइप भी पूछे जा सकते हैं, टाइप में हमने 3 टाइप याद रखने हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये कंप्लीट एंडोस्पर्म के बारे में है। उसके बाद है इम्ब्रियो। अर्ली स्टेजेज ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको इम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। जो मोनोकोट जिनके अंदर सिंगल कोटलिडन पाई जाती है, जैसे ग्रास वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, हर्बेसियस प्लांट आ जाते हैं, और डाइकोटलिडन में जैसे वुडी प्लांट आ जाते हैं। तो दोनों के अंदर जो शुरुआती स्टेज होती है एम्ब्रियोजेनेसिस की, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, वो सेम होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, जो हमने माइक्रोपाइलर एंड देखा था ओव्यूल के अंदर, तो उस साइड में जो जाइगोट बनता है, क्योंकि एग उसी साइड में प्रेजेंट होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो ज़्यादातर जाइगोट तभी डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वही तो उसको न्यूट्रिशन देगा जब डेवलपिंग करेगा वो। तो पहले एंडोस्पर्म को बनाया जाता है और उसके बाद ही जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। जाइगोट गिव राइज टू प्रो इम्ब्रियो एंड सब्सटिक्वेंटली टू ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर इम्ब्रियो। तो जाइगोट है
सबसे पहले वो प्रो इम्ब्रियो, मतलब इम्ब्रियो की प्राइमरी स्टेज है, मतलब मैच्योर इम्ब्रियो से पहले की जितनी भी स्टेज होती है उसको प्रो इम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद प्रो इम्ब्रियो से ग्लोबुलर, ग्लोब शेप्ड इम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, और उसके बाद लास्ट में जो मैच्योर इम्ब्रियो है वो बनता है। ए टिपिकल डाइकोटिलिडन इम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, तो एक डाइकोटिलिडन जो इम्ब्रियो होता है वो मेनली जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वो हम देख सकते हैं एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कोटिलिडन। तो क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके अंदर जिसके पास दो कोटिलिडन पाई जाती हैं, इसलिए उनको डाइकोटिलिडन प्लांट बोलते हैं। एक एपिकोटाइल रीजन होता है, ये क्या होता है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन टर्मिनेट्स विद प्लूमिल और स्टेम टिप। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के वो भाग से ये ऊपर रहता है, कौन से भाग से, जहाँ पे कोटिलिडन एम्ब्रियो एक्सिस के अटैच होती हैं, तो उससे ऊपरले भाग को जो कि बाद में प्लूमिल और स्टेम टिप में कन्वर्ट हो जाता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के जहाँ पे अटैचमेंट होती है उसके नीचे वाले भाग को, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, और जो बाद में किसमें रेडिकल या फिर रूट टिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर रूट कैप भी बनाता है, तो उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। कोलोराइजा क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग द रेडिकल एंड रूट कैप एट इट्स लोअर एंड, मतलब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके नीचे वाली साइड में जो रेडिकल पार्ट होता है या रूट कैप होता है उसको कवर करने वाली एक परत होती है जिसको कोलोराइजा बोलते हैं। और कोलियोपटाइल होलो फोलियर स्ट्रक्चर अबो हैज ए सूट अपेक्स, जो प्लिमुलर रीजन होता है, प्लिमुलर रीजन को कवर करने वाली एक परत होती है। होलो मतलब खाली होती है, फोलियर मतलब कुछ सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर, और कुछ लीफ प्रीमोर्डियम भी प्रेजेंट होते हैं जिसको कोलियोपटाइल बोलते हैं। तो स्क्यूटलम, स्क्यूटलम क्या होता है, इम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन, जो मोनोकोटिलिडन प्लांट के जो इम्ब्रियो होते हैं उनके पास एक सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है और उसी को हम स्क्यूटलम बोलते हैं। इन ग्रास फैमिली, ज्यादातर घास के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। दैट इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड, जो कि एक ही साइड में प्रेजेंट होती है। लेटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में, मतलब कोई एक साइड में मिलेगी क्योंकि सिंगल कोटिलिडन है। जैसे डाइकोटिलिडन में तो दोनों साइड में एक एक कोटिलिडन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ही कोटिलिडन होती है, उसी को स्क्यूटलम नाम दिया जाता है। तो स्क्यूटलम अजीब सा नाम है, एग्जाम में ये कन्फ्यूज कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप के ज्यादा पूछने को मिलते हैं, जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये अजीब से नाम होते हैं जो, जैसे कोलराइजा है, कोलराइजा रीजन, राइजा जो वर्ड होता है वो रूट से रिलेटेड होता है, रूट को बनाने वाला पोर्शन होता है रेडिकल, रेडिकल को जो पोर्शन कवर करता है उसको कोलोराइजा बोलते हैं। जैसे माइकोराइजा भी हम डिस्कस करते हैं, जो फंजाई का एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ, तो राइजा वर्ड रूट से रिलेटेड होता है, जबकि पटाइल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, अपेक्स, सूट अपेक्स से या फिर प्लीम्यूल से। पटाइल मतलब प्लीम्यूल, तो प्लीम्यूल को कवर करने वाले भाग को कोलियो पटाइल बोला जाता है, कोलियो मतलब कवरिंग। तो इस तरीके से हम जो टर्मिनोलॉजी है उनके मतलब समझ के ही उनको याद रख सकते हैं, डेफिनेशन रट के याद नहीं होंगी। उसके बाद है सीड, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड दिस फ्रूट्स, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है, सीड है। और सीड क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सो सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, एक कवरिंग होती है, सीड कोट बोलते हैं जिसको, कोटलिडन होती है इसके अंदर, एक भी हो सकती है, दो भी, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, मतलब एक बिल्कुल बीचों बीच एक एक एक्सिस जैसे एक्सल बोलते हैं, तो प्रेजेंट होता है। कोटलिडन क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होती हैं, ये थिक स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स, जैसे जो लेग्यूम्स होती हैं, दालें होती हैं, मटर होते हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि जो कोटलिडन्स हैं वो क्या होती हैं, थिक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे मटर के बीज को हम खाते हैं, दालें खाते हैं, तो वो जो पोर्शन हम खाते हैं वो क्या होते हैं, कोटलिडन होते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती इनके अंदर, और मोटी होती हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो खाना है वो रिजर्व होता है, जो कि आगे जो जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। मैच्योर सीड में भी, तो मैच्योर सीड है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब उसके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म मतलब बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने पीछे भी देखा ये पी एंड ग्राउंड नट का एग्जांपल। उसके बाद एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर जो कुछ पार्ट है एंडोस्पर्म का वो बच जाता है, जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, जो वीट के अंदर हम जो भी मटेरियल खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही होता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बार जो न्यूज़ाइलस रीजन हमने देखा था,
एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसका भाग भी कुछ ना कुछ बच जाता है सीड के अंदर मैच्योर होने के बाद। जैसे जो ब्लैक पेपर है और बीट है, इनके अंदर वो बचे हुए भाग को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद है इंटैग्यूमेंट्स। क्या होती हैं इंटैग्यूमेंट्स? जो ओव्यूल के ऊपर आउटर कवरिंग होती थी, तो वो हार्ड होके सीड कोट बनाती हैं। तो सीड कोट किसके मैच्योर होने से बनता है? इंटैग्यूमेंट्स के मैच्योर होने से बनेगा। उसके बाद है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। जो ग्राम सीड यदि आपने देखा है ध्यान से, उसके ऊपर एक बिल्कुल टिप रीजन पे एक पोर होता है, स्मॉल पोर, और वो क्या करता है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होता है, माइक्रोपाइल ही होता है, जो इंटैग्यूमेंट्स के बीच में खाली जगह होती है, जो हमने एम्ब्रियो सैक में देखा था, जहां से पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर। तो वो एक पोर के रूप में ऐसा कैसा रह जाता है सीड में भी, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री है सीड के अंदर करवाता है, ताकि जो सीड है वो सूखे नहीं, वो डिहाइड्रेट ना हो और रेस्पिरेशन भी करता रहे। सीड मैच्योरेशन, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। तो सीड मैच्योरेशन क्या होता है? सीड मैच्योरेशन के टाइम पे जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो 10 से 15% तक रह जाता है। मतलब काफ़ी जो वाटर कंटेंट है बहुत बहुत ही कम रह जाता है। बाय मास यदि देखें, मतलब सीड के मास के कंपैरिजन में केवल 10 to 15% वाटर ही उसके अंदर रहेगा, जबकि जो बाकी वाटर है वो उड़ जाता है उसमें से। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोड डाउन, और साथ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शंस है, एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, किसी भी चीज़ का बनना है या ब्रेक डाउन होना है, वो एक्टिविटी भी एम्ब्रियो के अंदर रुक जाती हैं। और एम्ब्रियो है वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ज़्यादातर डोरमेंसी अनफेवरेबल कंडीशन में ही दिखाई देती हैं। जैसे ही सीड के पास जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, प्रचुर मात्रा में नमी मिल जाती है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और सुटेबल टेम्परेचर मतलब एक उपयुक्त तापमान मिल जाता है, तो जो सीड है वो जर्मिनेट करके प्लांट बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है जो मोनोकोट और डाइकोट सीड हैं, उनको हम पिक से समझेंगे। जैसे डाइकोट सीड हैं, जब उनको खोल के देखते हैं तो दो कोटलीडन वो सेपरेट हो जाती हैं, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो हमने एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रीजन देखे थे, एपिकोटाइल रीजन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल जो जहाँ से कोटलीडन अराइज होती हैं उसके नीचे वाले भाग से। अब हम वो देखेंगे, जैसे कोटलीडन ऐसे डायग्राम से लग रहा है कि यहाँ से राइज हो रही हैं, लेकिन कोटलीडन इस पोर्शन से राइज होती हैं ऊपर वाले से, और इसके नीचे वाले जो रूट वाली साइड होता है उसको हाइपोकोटाइल रीजन बोला जाता है। उसके बाद सीड कोट जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, और कोटलीडनी क्या है, जो बड़ी बड़ी जो परत दिखाई दे रही है वो कोटलीडनी होती हैं। उसके बाद मोनोकोट में क्या होता है, एक सिंगल कोटलीडन होती है। जब हम देख सकते हैं ये एक सिंगल कोटलीडन है, जो यहाँ पे एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और इसको स्कुटुलम बोला जाता है। और इसी स्कुटुलम के अटैचमेंट के नीचे वाले भाग को, जहाँ से ये स्कुटुलम अटैच है उसके नीचे वाले भाग को रेडिकल बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को एपिकोटाइल या फिर प्लीम्यूल को कवर करता है जो रीजन, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और रेडिकल को जो रीजन कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। उसके बाद है जो बाहर की तरफ, जैसे मेज का डायग्राम है, मक्के का डायग्राम, मक्के का जो सीड होता है उसके बाहर बिल्कुल मजबूत एक परत होती है सीड कोट, और काफ़ी सारा इसके अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हैं मोनोकोट और डाइकोट सीड्स के अंदर। उसके बाद एक जो डाइकोट सीड है उसको बिल्कुल जैसे बीन का जो सोयाबीन का सीड होता है उसको हम देख सकते हैं, एक हाइलम रीजन होता है। हाइलम ये वही रीजन है जो क्या करता है, फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जंक्शन जो हमने पढ़ा था फ्लूम्यूल के अंदर। और जो एंडोस्पर्म है, जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे। और जो देख सकते हैं कुछ लीफ प्रीमोर्डिया भी प्रेजेंट होती हैं, यहीं से जो आगे की लीफ हैं वो राइज होती हैं। एपिकोटाइल क्या होता है, जो कोटलीडन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, और कोटलीडन जहाँ से राइज होती है उसके नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल ही आगे जाके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। तो ये हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं सीड के अंदर, वैसे इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती कई बार ये। वैसे जब सीड को हम जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे अंकुरित करके खाते हैं, जो ग्राम वगैरह होता है, चने वगैरह को जब हम पानी में भिगो देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या होती हैं, फर्स्ट ट्रू लीव्स होती हैं, जो आगे जाके फोटोसिंथेसिस का काम देखती हैं। और जो हाइपोकोटाइल रेडिकल ये इतने ज़्यादा डिफरेंशिएटेड रीजन नहीं होते। बाकी हम जो कोटलीडन है उसको तो आराम से देख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ये
आसानी से मतलब थिकर स्ट्रक्चर होती है, आसानी से हम इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड बनता क्यों है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, क्या कारण होता है सीड बनने का, उसके फायदे क्या हैं। हैव अ बेटर अडेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। तो जो सीड हैं ये बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब बड़े एक अच्छे उपाय के रूप में इनको यूज किया जाता है प्लांट्स में, क्या करने के लिए, ताकि प्लांट को नए नए एरियाज के अंदर डिस्पर्ज डिस्पर्ज का मतलब फैलने का मौका मिले, एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ताकि दूसरे एरिया के अंदर भी जो उस प्लांट की स्पीसीज हैं वो फैलती जाएं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी जो कॉलोनीज हैं वो ज़्यादा दूर दूर तक फैलें। तो उसी के लिए जो सीड हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की। सुफिशियंट फूड रिजर्व्स नरिश यंग सीडलिंग्स आर अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है कोटलिडन की फॉर्म में, तो जो यंग सीडलिंग होते हैं जो कि छोटे प्लांट होते हैं, जब तक वो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाते, लीफ वगैरह उनके अंदर नहीं बनती, तब तक जो खाना वगैरह प्रोवाइड करने का काम है वो ये जो फूड मटेरियल होता है कोटलिडन में या फिर एंडोस्पर्म में या पेरिस्पर्म में वो उनको प्रोवाइड करता है। हेड हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग इम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब बाहर के जो भी अलग अलग कंडीशन है उनसे इम्ब्रियो को बचा के रखता है। जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस। जैसे सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, और वेरिएशन मिलेगी तो नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, नए नए जीन के कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कि इनकी इवोल्यूशन में मदद करते हैं। सीड इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी सीड की वजह से पॉसिबल होती है, क्योंकि एक सीजन के सीड को हम अगले सीजन में यूज करते हैं। जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी होती है मैच्योर सीड की, ये क्रूशियल होती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। जो हम गेहूं को स्टोर करके रखते हैं पूरे सीजन, उसी को खाते हैं, चावल है इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो किस वजह से रख पाते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन और जो डोरमेंसी की जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैच्योर सीड का, उन्हीं की वजह से हम उनको स्टोर कर पाते हैं। विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट ईयर, जिसको हम पूरी साल एक खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, और जबकि जो अगला सीजन है उसके अंदर हम फसल वगैरह उगाने में भी उसी जो स्टोर सीड है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। आगे है सीड वाइबिलिटी। तो ये क्या होता है, सीड का कितने लंबे टाइम तक अपनी जो फर्टाइल स्टेज में बने रहना, मतलब सीड कितने लंबे टाइम तक एक नया प्लांट है वो पैदा करने के कैपेबल रहता है, तो उसको सीड वाइबिलिटी बोलते हैं। तो कुछ स्पीसीज में जो सीड हैं वो अपनी वाइबिलिटी को केवल कुछ ही महीनों में खो देते हैं, मतलब कुछ महीने तक उनको जर्मिनेट करवा दिया गया तो ठीक है वो प्लांट बना लेंगे, वरना फिर वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जबकि बहुत सारी स्पीसीज के जो सीड होते हैं वो कई कई सालों तक भी वाइबल रहते हैं, वो कई कई सालों के बाद भी इनको जर्मिनेट करें तो वो प्लांट बना सकते हैं। तो सम रिमेन्स अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, जबकि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि सैकड़ों सालों तक भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपाइन लुपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो जो सबसे पुराना जो सीड माना जाता है वो एक लुपिनस आर्कटिकस नाम की एक स्पीसीज है, वो आर्कटिक टुंड्रा नाम की जगह से एक्जुएटेड का मतलब होता है एक्जुएटेड, डिस्कवर किया गया है। और ये लुपाइन मतलब प्लांट है जिसका जर्नल नेम है लुपाइन, और लुपिनस आर्कटिकस क्या है इसका स्पेसिफिक या फिर जो एक साइंटिफिक नाम है इसका। तो आर्कटिक टुंड्रा मतलब जगह है आर्कटिक जो महाद्वीप है उसके अंदर, और वहां से इसको खोजा गया है। और ये जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब 10,000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट करने के कैपेबल रहे हैं, तो बहुत साल पुराना माना गया इसको। उसके बाद एक और जो सीड है, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ डेट पाम। डेट पाम का एक जो सीड है, डेट पाम का साइंटिफिक नाम है फिनोक्स डैक्टिलीफेरा। तो इसका सीड जो 2000 साल के बाद तक भी वाइबल माना गया है। ऊपर वाला 10,000 साल तक था और ये 2000 साल तक भी वाइबल पता किया है इसका। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द किंग ह्योर्ड पैलेस नियर द डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर है एक, वहाँ पे उसके किनारे पे मतलब उसके कोस्टल रीजन पे एक किंग हर्ड कोई राजा है उनका पैलेस मतलब उनका महल के पास इनको खोजा गया है इस सीड को।
और का आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है जो पुरातत्व विभाग के जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती हैं, पुरानी चीज़ों को खोजने वाले जो भी अलग अलग टाइप के जो खोजबीन होते हैं, तो उन्होंने सीड को खोजा है। तो इसका जो डोरमेंसी पीरियड कितना है, 2000 साल तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीड वाइबिलिटी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग सालों तक देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद है फ्रूट्स। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो जो ओवरी से ही मतलब वैसे तो फ्रूट बनता है जो ओवरी से ही बनता है, लेकिन कुछ हम फ्रूट के टाइप देखेंगे उसमें अलग पार्ट से ही बनते हैं। वाल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वाल ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट की वाल होती हैं वो किससे बनती हैं, अलग अलग वाल होती हैं जो 11th क्लास में हमने डिस्कस किया है, जैसे पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो अलग अलग, ये पेरिकार्प तो वैसे फ्रूट की वाल होती हैं, एक एपिकार्प होती है जो सबसे आउटर मोस्ट वाल होती है, उसके बाद मीजोकार्प और एक एंडोकार्प, ये तीनों पेरिकार्प में ही आते हैं। तो जो ओवरी की जितनी वाल होती हैं वो सारी फ्रूट वाल में ही डेवलप हो जाती हैं। मे बी फ्लैसी एज इन गुआवा। तो पेरिकार्प मतलब खाने लायक भी होती है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई, और कईयों में ये सूखी भी होती है जैसे ग्राउंड नट होती है, एंड मस्टर्ड होती हैं। तो मस्टर्ड और ग्राउंड नट में जो भी छिलका होता है वो फ्रूट होता है और उसमें हम सीड को खाते हैं। लेकिन मैंगो में, ऑरेंज में, गुआवा में हम देख सकते हैं सीड उसके अंदर होते हैं, बाकी जो पोर्शन हम खाते हैं वो फ्रूट होते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो जो फ्रूट्स बनते क्यों हैं प्लांट में, तो वो खाना प्रोवाइड करने के लिए नहीं बनते कि एनिमल्स को खाना दिया जाए, तो वो सीड डिस्पर्जल के लिए बनते हैं, ताकि कोई भी एनिमल जब उनको खाएगा तो उसके सीड हैं वो अलग अलग जगह पे लेके जाएगा, अलग ही अपने आप ही चले जाते हैं। और जब वो सीड को इधर उधर फेंकता है तो नई नई जगह पे कॉलोनाइज होने में प्लांट्स को मदद मिलती है। तो ये भी एक अडेप्टेशन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। इन मोस्ट प्लांट्स बाय टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल प्लांट्स डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। तो ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जैसे ही फ्रूट बनता है ओवरी से, तो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे सेपल हैं, पेटल हैं, स्टेमन्स हैं, ये डिजनरेट होंगे और ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो जो जरूरी नहीं है कि जो फ्रूट्स हैं वो ओवरी से बने, जो ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जबकि ओवरी के अलावा किसी भी भाग से यदि फ्रूट बनता है, खासकर थैलेमस भाग ही बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैश्यू है। ट्रू फ्रूट्स क्या हैं, जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं। कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं, जैसे हमने पार्थिनोजेनेसिस डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताया था। तो वो क्या होता है, फर्स्ट फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन के बगैर भी फ्रूट्स पैदा होते हैं तो उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे बनाना के अंदर। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। तो वैसे तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है सीड, ये जो फ्रूट्स हैं, लेकिन यदि हम वैसे ही बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स यदि बनाना चाहते हैं, ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बनाना चाहते हैं, तो कुछ हार्मोनल चेंज करवाने पड़ते हैं। अलग अलग प्लांट हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, तो इन हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड नहीं होता, क्योंकि सीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं। जायगोट बनता, जायगोट से एम्ब्रियो बनता, तभी तो सीड बनता। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके अंदर कोई सीड नहीं होते। तो ये टेक्नोलॉजी खासकर उन सीड्स को, उन फ्रूट्स को बनाने में इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर जो सीड हैं वो हार्मफुल होते हैं। मतलब वैसे खाते नहीं हम, जैसे जो ऑरेंज है और जो बनाना है और जो जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, तो ऐसे फ्रूट्स को तैयार किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, तो उनके अंदर सीड नहीं पाए जाते फिर। तो हम जो फ्रूट्स हैं वो देख सकते हैं, जैसे फ्रूट में मैंगो का एग्जांपल है। यहाँ पे जो पेरिकार्प रीजन है इसके आगे 3 भाग हो जाते हैं। एपिकार्प जो बाहर की कवरिंग होती है, जो छिलका होता है। मीजोकार्प जो फ्लैशी एंड एडिबल, जिसको हम खाते हैं। और एंडोकार्प क्या होता है, स्टोनी लेयर होती है बिल्कुल ये, जिसके अंदर जो बीज होता है मैंगो का वो स्टोर होता है। उसके बाद सीड में क्या क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं बाद में जो प्लांट बनाएगा। एंडोस्पर्म होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और जो सीड कोट होता है जो कि आउटर कवरिंग होती है। तो यहाँ पे जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होती है, जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोकार्प खाने लायक होती है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है फ्रूट्स में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल का जो फ्रूट है ये फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि जो भी बाहर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, जो फ्लैसी खाने लायक जो एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको कोर बोलते हैं। और कैलेक्स क्या था, ये जो कोरोला कैलेक्स, जो कैलेक्स सेपल्स के ग्रुप्स को बोलते हैं, तो एक साइड में अटैच रहता है,
पेडिसल क्या होता है, जो जिससे फ्लावर अटैच होते हैं। तो जब फ्लावर क्या बनाता है, एक फ्रूट बनाता है, तो उसमें थैलेमस रीजन ही इसको क्या करता है, कवर अप करता है, जो भी मिडल वाला पोर्शन होता है ओवरी वाला और सीड वाला पोर्शन को, जो ये फ्लैश है, मतलब फ्लैश एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस ही होता है। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, दो टाइप के फ्रूट देखे हैं, ऊपर भी देख सकते हैं वैसे तो हम। जैसे ग्रेप है, ग्रेप मतलब अंगूर, तो ये ट्रू फ्रूट्स में होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो सीड पाए जाते हैं, और बाहर जो ओवरी है, ओवरी ही स्वोलन ओवरी ही फ्रूट बनाती हैं। जबकि जो एप्पल है, एप्पल में थैलेमस पार्ट से ही क्या बनता है, जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, वो हम थैलेमस पार्ट का ही खाते हैं। उसके बाद है एपोमिक्सिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो कुछ टॉपिक हैं वो देखते हैं हम, एपोमिक्सिस एंड पॉलीमरियोनी, जैसे हमने डिस्कस स्टार्टिंग में बोला था। एपोमिक्सिस क्या होता है, प्रोसेस टू रिड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर यदि सीड बनाए जाएं, यदि फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बनाते हैं तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। लेकिन यदि सीड ही बिना फर्टिलाइजेशन बनाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है एस्ट्री एस्ट्रियसिस एंड ग्रासिज। तो जो एस्ट्रियसिस जो एक फैमिली है और जो ग्रासिज है, उनके अंदर ये प्रोसेस है वो यूज की जाती है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। तो बहुत सारे जो तरीके होते हैं जिसके द्वारा एपोमिक्टिक सीड हम बना सकते हैं। इफ हाइब्रिड सीड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक सीड। जो हाइब्रिड सीड है, आगे देखेंगे हम कि क्या होते हैं हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड वैसे वो सीड होते हैं जो कि अच्छे, जो हमारे डिजायरेबल करेक्टर है वो लिए होते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उनकी। जो भी प्लांट आगे सीड बनाएंगे, आगे जो भी फ्रूट वगैरह बनाएंगे, तो वो डिजायरेबल करेक्टर के फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। तो ऐसे सीड को हम हाइब्रिड सीड बोलते हैं जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर पाए जाते हैं। तो इन करेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यदि हाइब्रिड सीड की खास बात क्या होती है, यदि इनको उगा देते हैं हम एक बार, तो अपना करेक्टर है उसको छोड़ देते हैं, उनमें सेग्रीगेशन आ जाती है। और यदि इन्हीं हाइब्रिड सीड को हम एपोमिक्टिक सीड में बदलते हैं तो क्या होगा, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगी, मतलब जो करेक्टर हैं इसके वो दूर दूर नहीं जाएंगे। जैसे हमने जो आगे डिस्कस करेंगे, जो मेंडल का जो लॉ है, मेंडल ने जो अपने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो जो करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं आगे की पीढ़ियों में। तो जैसे सीड प्लांट बनाएगा, सीड जो भी सीड के अंदर जो करेक्टर थे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे एपोमिक्टिक सीड के अंदर। ये एक टाइप का सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और जो सेग्रीगेशन है वो सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में देखी जाती है। तो यदि हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक सीड बनाते हैं तो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप्स आफ्टर ईयर। तो जो हाइब्रिड सीड हैं बहुत महंगे होते हैं, बार बार किसान इनको खरीद नहीं सकता। लेकिन यदि एपोमिक्टिक सीड बना दिए जाए इनको कन्वर्ट करके, तो जो किसान है वो बार बार जो भी फसल उगाएगा तो उसी सीड को वो बार बार यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट, मतलब जो सीड है उससे जो क्रॉप बनेगी, क्रॉप से जो सीड बनेंगे उनको वो बार बार आगे के आगे यूज करता जा सकता है। ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो उसको जरूरी नहीं है कि हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़े, क्योंकि कंडीशन होती है हाइब्रिड सीड की, उनको हर बार खरीद के ही उगाना पड़ते हैं। यदि उनके द्वारा जो फसल के द्वारा जो बाद में सीड बनाएंगे उनको हम वैसे नहीं उगा सकते, क्योंकि उनके पास वो करेक्टर नहीं होते जो हाइब्रिड सीड के पास होते हैं। बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तो इसी बेस पे जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस की जो भी हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इसी की बेस पे जो आज के टाइम पे बहुत सारी एक्टिव रिसर्च हैं, मतलब इसके बारे में बहुत सारे अनुसंधान है, रिसर्च है, वो की जा रही हैं अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस सीड बनते कैसे हैं, उनका मतलब मैकेनिज्म क्या होता है। और टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर हम जो एपोमिक्टिक जीन एक बार ट्रांसफर कर दें तो जो हाइब्रिड सीड है वो भी एपोमिक्टिक सीड ही बनेंगे, मतलब उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ही सीड तैयार हो सकते हैं, और वो जो हाइब्रिड करेक्टर है वो बनाया रखा जा सकता है आगे के भी प्लांट्स में। तो आगे है हाइब्रिड सीड एंड दियर डिसएडवांटेज। जैसे हमने बात की हाइब्रिड सीड की प्रीवियस स्लाइड में, तो देखते हैं क्या होते हैं ये और इनके नुकसान क्या होते हैं। वैसे फायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे इनके। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। तो हम देखते हैं जो हर सीजन में नए नए प्रकार के जो हाइब्रिड सीड हैं मार्केट में देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम से वो देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर तो इनके नंबर के हिसाब से मिलते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे हम धान की वैरायटीज पढ़ते हैं 2111 1500, तो अलग अलग होती हैं ये। तो जिसकी वजह से
ये जो हाइब्रिड वैरायटीज होती क्या है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो जो करैक्टर हैं वो होते हैं, और साथ में इनकी जो सबसे मेन खास बात क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड सीड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ये। प्रॉब्लम क्या होती है लेकिन इनके साथ, हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो हाइब्रिड सीड को जैसे लैब के अंदर तैयार किया जाता है, तो हर साल इनको ऐसे ही तैयार किया जाना पड़ता है। इफ सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड सीड आर सोन, यदि हम हाइब्रिड सीड को उगाते हैं मिट्टी में, तो उससे जो फसल है वो तैयार हो जाती है, और फसल से जो सीड बढ़ेंगे, यदि उन सीड को हम कलेक्ट करते हैं और उनको आगे उगाते हैं, तो जो प्लांट्स हैं इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब आगे प्रोजेनी बनती हैं, तो वो उन करेक्टर्स को बढ़ाए नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड सीड की जो करेक्टर है वो उसकी वजह से उसका उगाया जाता था, मतलब वो करेक्टर उसमें से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है वहाँ पे। मतलब जो जीन है, जीनों के कम्बिनेशन की वजह से ही जो करेक्टर्स हैं वो राइज होते हैं। अब यदि जीन ही सेग्रीगेट हो गए, तो करेक्टर जिसकी वजह से हो सकता है उसकी जो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी थी या फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी थी, तो वो करेक्टर उसका गायब हो जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। जो लैब के अंदर जो इनकी हायर टेक्नोलॉजी से इनको तैयार किया जाता है, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं किसानों के लिए, तो किसान इनको साल दर साल खरीद नहीं सकते। तो इसलिए देखा था हमने, जो एपोमेक्टिक सीड में इनको कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ये जो करेक्टर है इनका, जो सेग्रीगेशन वाला करेक्टर, वो दूर दूर ना हो और इनको बार बार यूज किया जा सके। उसके बाद है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मैनी, इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियोज का मिलना। वैसे तो एक इम्ब्रियो मिलता है एक ओव्यूल में, लेकिन कई बार एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा इम्ब्रियो भी देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द न्यू सेलुलर सेल सराउंडिंग द इम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। जैसे एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। जो सिट्रस मतलब खट्टे फल होते हैं, जो नींबू, मौसमी, संतरा वगैरह, और मैंगो वेराइटीज के अंदर कई बार क्या होता है, जो इम्ब्रियो सैक के बाहर न्यू सेलुलर सेल होती हैं, जो न्यू सेलस रीजन होता है, उस रीजन की कुछ सेल से वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, और डिवाइड करती करती वो इम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती हैं। प्रोट्यूड इनटू इम्ब्रियो सैक मतलब इम्ब्रियो सैक में वो एंटर कर जाएंगी, और जिसकी वजह से इम्ब्रियो सैक में वो कंडीशन होती हैं जो कि किसी भी सेल को इम्ब्रियो बना सकती हैं। वो कंडीशन ही ऐसी होती है इम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसकी वजह से फिर जो इम्ब्रियो सैक की जो न्यू सेलुलर रीजन की जो सेल है इम्ब्रियो सैक में एक बार एंटर कर गई, तो वो किस में डेवलप हो जाती हैं, फिर इम्ब्रियोज के अंदर। ऐसी स्पीशीज के अंदर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियोज हैं वो पाए जाते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन ए सीड रेफर टू एज पॉलीइम्ब्रियोनी। और इसी कंडीशन को हम पॉलीइम्ब्रियोनी बोलते हैं, जिसके अंदर एक इम्ब्रियो के अंदर, मतलब एक जो सीड है, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाने की जो प्रोसेस है, मतलब जो फिनोमिना है, तो उसी को हम पॉलीइम्ब्रियोनी बोलते हैं।